जैन साथियों, मैं अभिषेक रावत स्वागत करता हूं आपका वेदांत अकेडमी इंदौर के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। वैक्सीन सीरीज में आपकी विज्ञान का पार्ट 2 है, जिसके क्वेश्चन आपको आज डिस्कस करने रहेंगे। जिसका पहला क्वेश्चन है, पीलिया होने की दशा में कौन सा अंग प्रभावित होता है। फर्स्ट ऑप्शन है आपका यकृत लीवर, सेकेंड है आपका हृदय हार्ट, तीसरा है आपका पेट स्टोमक और चौथा है आपका फेफड़े लंग्स। चलो देख लेते हैं कौन सा प्रभावित होता है, अंग पूछा है उसने। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं पहले कि जो आपका ब्लड है ना, ये ब्लड दो पार्ट से मिलकर बना होता है। एक होता है ब्लड सेल और दूसरा होता है आपका प्लाज्मा, है ना। ब्लड सेल भी आपके आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, इनको डिस्कस नहीं करना है। बात करनी मेरे को किसके बारे में, प्लाज्मा के बारे में, कि प्लाज्मा मैंने क्यों लिखा, इसका काम क्या है यहाँ पर। तो मैं आपको बता दूं कि प्लाज्मा का जो कलर होता है वो होता है लाइट येलो। कैसा होता है, हल्का पीला, लाइट येलो कलर होता है आपके प्लाज्मा का। ठीक है, लेकिन मैं आपसे पूछूं कि ये लाइट येलो कलर किसके द्वारा होता है, तो एक बात ध्यान रखो हमेशा कि यदि कोई भी रंग आपके लिक्विड का जो आपकी बॉडी में है, कोई भी रंग क्यों ना हो, वो रंग देने के लिए जिम्मेदार होता है पिगमेंट वर्णक। तो प्लाज्मा का रंग यदि लाइट येलो है तो किस पिगमेंट की वजह से है, किस पिगमेंट के कारण है, तो उस पिगमेंट का नाम होता है आपका बिलीरुबिन। बिलीरुबिन पिगमेंट की वजह से होता है। ठीक है ना, दो पिगमेंट होते हैं आपके, एक होता है बिलीवर्डिन, एक होता है बिलीरुबिन। तो बिलीरुबिन की वजह से इसका जो कलर है लाइट येलो होता है। लेकिन यह बिलीरुबिन का स्त्रावण कौन करता है, बनाता कौन है, तो वो बनाता है लीवर, है ना। अब यदि इस बिलीरुबिन की मात्रा इस प्लाज्मा में आवश्यकता से अधिक हो जाए, अत्यधिक स्त्रावित हो जाए, तो आपकी बॉडी पीली पड़ने लग जाएगी। फिर आप चेक करते हो नाखून दबा के कि यहाँ पीलिया है कि नहीं है ना, तो आपको मालूम लगता है कि यहाँ पीलिया है। तो वो किसके द्वारा, किस अंग ने बनाया, लीवर ने बनाया। अब आपको पीलिया होगा तो सीधी सीधी बात है, कौन सा अंग प्रभावित होगा, आपका यकृत होगा, आपका लीवर प्रभावित होगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, देखते हैं। निम्न में से किस एक से सुनामी होने की संभावना होती है। देखो एक ऐसा क्वेश्चन, इसमें ऑप्शन देखते ही आप आंसर कर दोगे। पहला बिजली, वायु, बर्फ, अधोजल, भूकंप। सुनामी क्या कहलाता है, जो समुद्र में जल की लहरों में तूफान आता है, जल की लहरों में जब तूफान आता है तो वो तेजी से गति करने लगती हैं। अब वो आया कैसे, जब अधोजल भूकंप आएगा ना, जो जल के नीचे की लेयर है, जब उसमें भूकंप आएगा तो उसमें हलचल पैदा होगी, फिर वो लहरें उत्पन्न होगी, उसको बोलते हैं अधोजल भूकंप। और अधोजल भूकंप की वजह से आपकी सुनामी होने की संभावना होती है। तीसरा क्वेश्चन क्या है, अपशिष्ट जल उपचार की प्रक्रिया को कहा जाता है। अपशिष्ट मतलब मल, जल में क्या मिला हो, कोई मल मिले हो तो वो कैसा हो जाएगा, अपशिष्ट जल हो जाएगा। अब उसका उपचार करना है ना, आपको उसका शोधन करना है, तो उसके शोधन की प्रक्रिया को क्या कहा जाएगा, क्वेश्चन ये है। तो पहला ऑप्शन है आपका विलवणन, दूसरा है जल प्रदूषण, तीसरा है क्लोरीनीकरण, चौथा है मल जल शोधन। अब देखो इसको आपको कैसे आंसर करना है। विलवणन में बता दूं, यदि आप क्वेश्चन देखते हो, एग्जाम में जाते हो, आपको क्वेश्चन नहीं मिलता, आपको मालूम भी नहीं है कि विलवणन क्या है, मेरे को भी नहीं मालूम रहता, आपको भी नहीं मालूम रहता, सीधी सीधी बात है। ऐसा नहीं कि हर एक ऑप्शन का आपको मीनिंग आना चाहिए, ये जरूरी नहीं, लेकिन आपको कैसे सोल्व करना है वो जरूरी है। विलवणन नहीं मालूम आपको, ठीक है, अच्छी बात है। जल प्रदूषण, देखो उपचार करना है तो प्रदूषण तो आनी नहीं है, ठीक है। क्लोरीनीकरण क्या कहलाता है, क्लोरीन की क्रिया करवाना क्लोरीनीकरण कहलाता है। अब देखो अपशिष्ट जल का यदि आपको उपचार करना है, अपशिष्ट जल क्या कहलाता है, मल जल को तो ही अपशिष्ट जल कहते हैं, है ना। और जब आप इस मल जल का शोधन कर दोगे तो इस अपशिष्ट जल का उपचार हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा आपका मल जल शोधन, डी नंबर का। चौथा क्वेश्चन क्या है आपका, जब कोई व्यक्ति अत्यधिक खाता है तो उसका ऊतक वसा से भर जाता है। कौन सा ऊतक, इधर होना चाहिए उसका, कौन सा ऊतक, इधर डेड डेस, तो इसका आंसर सीधा सीधा है वशीय ऊतक वसा से भर जाता है, सीधा सीधा आंसर, इसमें कोई ज़्यादा समझने वाली बात है ही नहीं। पांचवा नंबर क्वेश्चन है आपका, जब वायु में एल्कोहल दहन करता है तो ऊर्जा मुक्त होती है। ऊष्मा, प्रकाश, केवल ऊष्मा, केवल प्रकाश, प्रकाश तथा ध्वनि, ये आपके ऑप्शन देख लेते हैं कौन होगा आपका सही आंसर। एल्कोहल दहन करेगा कहाँ में, आपकी वायु में। देखो कोई भी चीज़ जलती है किसकी उपस्थिति में, ऑक्सीजन की उपस्थिति में, वायु की उपस्थिति में।
ये आपकी कंबस्टन थ्योरी बताई हुई है ना। कंबस्टन थ्योरी में यही बताया गया है, कोई भी यदि पदार्थ कोई भी ईंधन जलेगा तो वायु की उपस्थिति में जलेगा। आपका ईंधन इधर पर क्या है, आपका एल्कोहल। अब एल्कोहल को आप जब जलाओगे तो उससे ऊष्मा तो निकलेगी, सीधी सीधी बात है। अब आपको ऊष्मा निकलेगी, आप तुरंत आंसर कर दोगे केवल ऊष्मा, है ना, कर दिए कि नहीं, क्योंकि आपको यही मालूम है कि ऊष्मा निकले। लेकिन आपने ये थोड़ी ना देखा जो उससे लाइट निकली हुई है वो उससे प्रकाश ऊर्जा भी तो निकलेगी। तो इसका आंसर होगा आपका ऊष्मा तथा प्रकाश ऊर्जा दोनों। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है आपका, रेगिस्तान के पौधों में जल हानि की दर इसके, हाँ ठीक है ठीक। देखो आपको मालूम है कि रेगिस्तान में जल की वैसे भी कमी होती ही है। क्यों होती है, उधर रेत ही रेत है, वाष्पन की प्रक्रिया की दर कम होती है। वाष्पन की प्रक्रिया की दर कम होने के कारण जल की हानि की भी दर कम होती है। तो किस कारण वहाँ पर वाष्पन की प्रक्रिया कम होती है, पहले तो आपको ये मालूम होना चाहिए। जो उधर पर नागफनी के पौधे होते हैं, जो उनमें कांटे रहते हैं ना, उनको बायोलॉजी की लैंग्वेज में बोला जाता है क्यूटिकल। तो क्यूटिकल की उपस्थिति के कारण जल हानि दर कम होती है रेगिस्तान में, ठीक है ना। तो इस आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर का, क्यूटिकल। अब देखो आपका 7वां क्वेश्चन क्या कहता है, नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र के रिएक्टर में ऊर्जा निम्न प्रक्रिया के माध्यम से उत्पन्न होती है। अब नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र के जो रिएक्टर है उसमें करते क्या हो आप, नाभिकीय विखंडन करते हो। नाभिकीय विखंडन की विधि के द्वारा ऊर्जा का निर्माण होता है, फिर वो सप्लाई होती है दूसरी जगह, है ना। तो यदि नाभिकीय विखंडन है तो लगा दो आप आंसर। आपका क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, एक किताब पढ़ते समय पुस्तक और आंख के बीच आवश्यक न्यूनतम दूरी, अरे ये तो मैं आपको कल बता चुका है ना, कि स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या होनी चाहिए, 25 सेंटीमीटर। इसका आंसर मैंने बोला था। अभी देखो इसने कुछ नहीं किया, थोड़ा सा एक्स्ट्रा 2 शब्द लगा दिया है। एक किताब पढ़ते समय पुस्तक और आंख के बीच की आवश्यक न्यूनतम दूरी, बस। यदि आपको किसी चीज़ को देखना है तो उसके बीच की दूरी क्या होनी चाहिए, 25 सेंटीमीटर। वही आपको क्वेश्चन पूछा गया है, यदि 25 सेंटीमीटर है तो आपका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9, मोसेस ब्रायोफाइट होते हैं जो इससे पहचाने जाते हैं। देखो मैं आपको एक बात बता दूं, ब्रायोफाइट को पहचानने के लिए सबसे अच्छा जो उसका लक्षण है वो होता है वो गेमिटोफाइट्स होते हैं, है ना। अब मोसेस क्या कहलाता है, मोसेस कहलाता है आपका काई। आपने काई तो देखा ही होगा 100%, है ना। ये काई समझ लो आप, ये जो आपकी स्क्रीन है काई ही है ना, ग्रीन ही होती है। लेकिन ये काई उगती कहाँ पर है, नम स्थानों में उगती है जहाँ पर मॉइस्चराइज हो। इनमें कोई जड़ नहीं पाई जाती है ना, इनमें कोई जड़ नहीं पाई जाती है। तो मैंने आपको बोल ही दिया कि ये प्रभावी गेमिटोफाइट्स प्रावस्था इसका लक्षण है, इसके द्वारा इस मोसेस को पहचाना जाता है। मधुमेह के लक्षण हैं, देखो मधुमेह के लक्षण में आपको बता दूं, इसमें होता क्या है कि आपको बार बार पेशाब आती है ना, और बार बार पेशाब के साथ आपको असामान्य प्यास लगती है, कम कहीं ज़्यादा, कोई पता नहीं कि कब लगती है आपको प्यास, है ना। आपको प्यास लगेगी असामान्य तो आपको बार बार पेशाब भी आएगी, सीधी सीधी बात है। इसका मेन लक्षण है ना। पेशाब आना भी लक्षण है ना, और पेशाब आना लक्षण है। कम पेशाब है तो देखो इसका विपरीत होगा, ये तो होगा नहीं। और भूख और हाँ ये भी इसका लक्षण है। लेकिन मैंने क्या बोला, मेन लक्षण क्या है इसका, बारंबार पेशाब और असामान्य प्यास से। क्वेश्चन नंबर 11, गुणसूत्र इनमें स्थित होते हैं। तो मैं आपको बता दूं, ये है आपकी एक कोशिका, है ना। कोशिका के बीच में रहता है आपका सेंटर में जो उपस्थित होता है एक और छोटा सा केंद्रक होता है जिसको आप उपकेंद्रक बोलते हो। लेकिन मोटे तौर पर मैं आपको बता दूं कि इधर पर उपकेंद्रक तो दिया नहीं गया है ना, तो मैं उपकेंद्रक नहीं लिखूंगा। और इस उपकेंद्रक जो मैंने बताया था ना, इस उपकेंद्रक में उपस्थित होते हैं आपके गुणसूत्र क्रोमोसोम, है ना। तो यही तो बोला इसने, गुणसूत्र इनमें से किस में स्थित होते हैं, तो नाभिक लिख दो। केंद्रक को आप क्या बोलते हो, नाभिक ही तो बोलते हो, है ना। तो केंद्रक आदि आंसर है कहीं पे तो लिख दो, ठीक है। आपके क्रोमोसोम कहाँ पर स्थित होते हैं, नाभिक में होते हैं कोशिका के। निम्नलिखित में से कौन सा घर्षण द्वारा आवेशित नहीं किया जा सकता है। देखो, एक कॉपर रोड, एक ग्लास रोड, एक प्लास्टिक कलम, एक फुलाया हुआ गुब्बारा, ठीक है। अब एक कॉपर रोड को देखो मैं आपको बता दूं, आप एक्सपेरिमेंट करना, आप है ना पिन लेना, आप पिन को अपने बालों में घिसना और कागज़ का थोड़ा सा टुकड़ा लेना, फिर उसके पास लेके जाना, तो है ना वो अट्रैक्ट होगा। क्यों होगा, क्योंकि उसमें घर्षण उत्पन्न हो गया है। लेकिन वो घर्षण रगड़ने से उत्पन्न हुआ है ना, लेकिन वो आपका जो कांच है, जो आपका प्लास्टिक है, घर्षण के कारण उसमें क्या हो गई, इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न हो गई। इलेक्ट्रिसिटी के कारण एक दूसरे में क्या हो गया, अट्रैक्शन हो गया।
तो देखो इसमें क्या लिखा, निम्न में से कौन सा घर्षण द्वारा आवेशित नहीं किया जा सकता है। कहाँ, ग्लास को तो किया जा सकता है, प्लास्टिक को भी किया जा सकता है, एक फुलाया हुआ गुब्बारा को भी किया जा सकता है, एक कॉपर रॉड को नहीं किया जा सकता है। तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा, है ना। अब आपका 13वां क्वेश्चन क्या है, अधिकांश जीवाश्म ईंधनों में होता है अपभ्रंशन, स्वतः दहन, विस्फोट और चौथा है आपका त्वरित दहन। अब जैसे आपको मालूम होना चाहिए आपके कोयला, पेट्रोल, डीजल क्या है, जीवाश्म ईंधनों के द्वारा ही प्राप्त होते हैं आपको, लेकिन एक किस कारण प्राप्त होते हैं, जब उस ईंधन में त्वरित दहन होगा, लगातार वो जलते रहेंगे तो फिर इनका निर्माण होता है। त्वरित दहन के द्वारा जब जीवाश्म ईंधन जलते हैं तो आपको पेट्रोल डीजल प्राप्त होते हैं। तो यदि त्वरित दहन है ऑप्शन में तो आपका वो आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है आपका, एक अम्ल नहीं है, ठीक है। आपको मालूम है कि HCl यदि आप देखते हो लिखा हुआ तो आप इसको मोस्टली क्या समझते हो कि ये एसिड है, लेकिन मैंने आपको बता दूं कि HCl रूम टेम्परेचर पर एक गैस है, एसिड नहीं है, यह रूम टेम्परेचर पर यह एक गैस है। यदि HCl विलयन है तो वह क्या है, फिर आपका एसिड है। देखो इधर पर 1 2 ऑप्शन 1 और ऑप्शन बी में आपको आंसर मिल जाएगा। मैंने क्या बोला, HCl रूम टेम्परेचर पर गैस है लेकिन एसिड नहीं है। HCl यदि विलयन है तो वो एसिड है। अब आगे 2 ऑप्शन को देखने की जरूरत भी नहीं है, उनको तो छूना भी नहीं है। जब यहीं पर आपको आंसर मिल रहा है तो यहीं पर ले लो। अब HCl गैस है और रूम टेम्परेचर पर और एसिड नहीं है तो यही आपका आंसर हो जाएगा। HCl विलयन है लेकिन यह एसिड होता है, इसलिए आपका आंसर नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, नदी के किनारे खड़ा व्यक्ति पानी में एक मछली को देखता है, उसे मछली दिखेगी उसकी गहराई पर लेकिन मूल स्थिति से दाईं ओर। बी नंबर है अपनी मूल स्थिति में, सी नंबर है आपका मूल स्थिति से ठीक ऊपर और डी नंबर है आपका मूल स्थिति से ठीक नीचे। पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि जो ये आपका क्वेश्चन है ना, सीधे सीधे अपवर्तन का एग्जाम्पल दिया गया है आपको। और अपवर्तन को कैसे पहचानोगे आप, पहले तो ये मालूम होना चाहिए आपको। तो मैं आपको बता दूं अपवर्तन को पहचानने का एक शानदार तरीका है, अपवर्तन में कोई भी वस्तु अपनी वास्तविक स्थिति से थोड़ी ऊपर उठी हुई दिखती है ना। तो जो मछली देख रहा है ना व्यक्ति, तो सीधी सीधी बात है, यदि यह अपवर्तन का एग्जाम्पल है तो उसको मछली उसकी वास्तविक स्थिति से थोड़ी ऊपर उठी हुई दिखेगी। यदि ऐसा कुछ आपके ऑप्शन में है तो वो आपका आंसर होगा। यदि मूल स्थिति से ठीक ऊपर, देखो सी नंबर में दिया गया भी है कि मूल स्थिति से ठीक ऊपर आपको वो मछली दिखेगी, ठीक है ना। तो आज के लेक्चर में इतनी, अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे और भी प्रीवियस ईयर पेपर पर क्वेश्चन आपको जो बताएंगे हम, ठीक है। धन्यवाद, जय हिंद।